दो आदमी को देखते हैं जिनका नाम है रवि और जग्गी। दोनों कार से लाश निकालते हैं, जमीन पर फेंकते हैं और कब्र खोदने लगते हैं। अचानक लाश हिलती है, सांस लेती है। ये देखकर रवि घबरा जाता है, जग्गी को चिल्लाता है ये जिंदा है। जग्गी बोलता है जिंदा ही दफना दो वरना पुलिस के पास जाएगी। रवि पहले हिचकिचाता है और कहता है ये मेरी पत्नी कैथरीन है और मैं कैसे जिंदा दफना सकता हूँ। तब जग्गी समझाता है अगर इसे तुम जिंदा नहीं दफनाओगे तो ये हमें फांसी तक पहुँचा सकती है। रवि डर से मान जाता है। तभी कैथरीन चीखती है और गिड़गिड़ाती है, मार के दफनाओ, कब्र की घुटन मत दो। तुम दोनों मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। दोनों एक न सुनते कब्र में डालकर मिट्टी पटक देते हैं। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। रवि घर पहुँच के कैथरीन की फोटो देखकर रोता है और सोचता है वो मुझसे प्यार करती थी, घर की मालकिन थी, मैंने अपने हाथों दफना दिया। आखिर रवि को अपनी बीवी को जिंदा क्यों दफनाना पड़ा, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी, ये जानने के लिए हमें इस मूवी की फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहानी के आगे हम देखते हैं रवि अपनी मैनेजर से कहता है 10 लाख निकालने को। तब मैनेजर कहता है पिछले हफ्ते आपने 25 लाख निकाले थे, मुझे कैथरीन मैडम को जवाब भी देना पड़ता है, आखिर वो कंपनी का मालकिन है। तभी रवि गुस्से में कहता है मैं आपके मालकिन के हस्बैंड हूँ, आपको मेरा बात भी मानना पड़ेगा। उसके बाद धर्मपाल वहाँ से चला जाता है। उतने में जग्गी आता है और मैनेजर पर गुस्सा उतारता है और रवि को कहता है ये आजकल उड़ने लगा है, अच्छा किया तूने कैथरीन को जमीन पर उतार दिया। फिर दोनों कल रात की पार्टी का जिक्र करते हैं। रोजी के ड्रिंक में ऐसी कौन सी गोली मिलाई कि कपड़े फाड़ने लगी, तू तो भाग गया था, मैंने रूम पे फ्रस्ट्रेशन दूर की। इस बात से साफ पता चलता है रवि और जग्गी रेगुलर नाइट क्लब स्टाइल अय्यासी करते हैं। यहाँ तक कि पिछली सेक्रेटरी का 8वां महीना चल रहा था जिसका जिम्मेदार जग्गी है। जग्गी रवि के लिए नई सेक्रेटरी का इंतजाम करता है जिसका नाम है प्रिया मल्होत्रा। प्रिया एंटर होती है, बायोडाटा देती है और कहती है मैंने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स किया है, कोई शिकायत नहीं होगी मेरी तरफ से और मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। रवि तो एक नजर में फिदा हो जाता है और प्रिया को नौकरी के लिए हाँ कहता है और उससे पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑफर करता है। प्रिया खुश हो जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम पार्टी को देखते हैं। पार्टी में रवि अपनी नई सेक्रेटरी प्रिया को पटाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि तभी कैथरीन का फोन आता है। जग्गी फोन उठा लेता है। फोन पे ही कैथरीन गुस्से से चिल्लाती है तूने फोन क्यों उठाया, रवि को फोन दे। जग्गी घबरा कर फोन रवि को दे देता है। रवि इरिटेट होकर कैथरीन से कहता है फोन क्यों किया, यहाँ बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग चल रही है। कैथरीन तुरंत उसका झूठ पकड़ लेती है। बिजनेस मीटिंग या फिर अय्यासी, वहाँ से फौरन निकल और सीधा घर आ जाओ, अगर नहीं आया तो आज रात मैं खुद को खत्म कर दूंगी। रवि बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में बोलता है तुम हमेशा मुझे धमकी देती रही हो, मैं तो कहता हूँ खत्म ही कर लो अपने आप को। बेड के साइड पे जो नींद की गोलियां रखी हैं 8-10 खा लो, हमेशा के लिए सो जाओगी। इतना कहकर वो फोन काट देता है। ये सब देख सुनकर प्रिया हिल जाती है। वो जग्गी से पूछती है रवि सर शादीशुदा हैं? जग्गी हल्का सा मजाक करते हुए कह देता है हाँ, तभी तो शकल से इतना दुखी लगता है। बीबी उससे दिन रात ताने देती है और खुद शराब ऐसे पीती है जैसे मछली पानी पीती हो। दूसरी तरफ कैथरीन शराब के नशे में पियानो बजाती नजर आती है। उसके एक मेड उसे और ज्यादा पीने से रोकती है और कहती है टॉम अंकल ने हमें गोवा से आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। कैथरीन रवि की बातें सुनकर टूट चुकी थी। वो बस इतना ही बोल पाती है अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है। इधर पार्टी में रवि ने भी पी रखी है। वो नशे में प्रिया के बालों को सहलाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तब प्रिया गुस्से और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कहती है हर लड़की का जमीर बिकाऊ नहीं होता और अब मेरे दिल में जो आपके लिए रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो चुकी है। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैथरीन चर्च में जाकर फादर के सामने अपना दर्द रोने लगती है। वो कहती है रवि मुझसे चीट कर रहा है फादर, वो बहुत झूठा है, उसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। कभी कभी दिल चाहता है अपने आप को खत्म कर दूं। फादर उसे समझाता है मरने से मुसीबत खत्म नहीं होती, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। रवि को थोड़ा और वक्त दो, शायद वो समझ जाए। उधर प्रिया अपनी बॉस की हरकतों पे खोई हुई थी। तभी उसकी माँ आकर डांट देती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, सारा ड्रेस जला दिया और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई, ऑफिस नहीं जाना है क्या? प्रिया कहती है माँ मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, मुझे ये जॉब नहीं करनी। माँ तुरंत कहती है पागल हो गई तू, कितनी मुश्किल से ये नौकरी मिली है और तू इसे छोड़ना चाहती है। भगवान तेरे पापा की आत्मा को शांति दे, कर्ज छोड़ के गए हैं, पैसे तो कुछ नहीं है, कहने को एक मकान जरूर है लेकिन मकान क्या रुपया पैदा करेगा। ऐसे में अगर तू जॉब छोड़ देगी तो गुजारा कैसे होगा। माँ की मजबूरी भरी बातें सुनकर प्रिया का दिल पिघल जाता है। वो अपने आप को संभालती है और दोबारा वही जॉब कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन ऑफिस रवि जग्गी और बाकी लोग कंपनी के एक इम्पोर्टेंट डिजाइन और प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं।
कि तभी एक स्टाफ मेंबर घबरा कर आता है। वो बताता है कि कंपनी ने बैंक से जो बड़ा लोन अप्लाई किया था वो सैंक्शन ही नहीं हुआ। सबके चेहरे उतर जाते हैं। इसी टेंशन के बीच एक और बुरी खबर मिलती है। कैथरीन ने रवि को दी हुई अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ले ली है। अब रवि उनकी मर्जी के बिना बैंक से एक पैसा भी नहीं निकाल सकता। रवि के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं। रात का वक्त है। जग्गी वहाँ पहुँचता है। कैथरीन उसे देखते ही डिस्टेंस बनाने को कहती है, लेकिन जग्गी मीठी जुबान में बोलता है, कैथरीन फिर वही पुरानी बात, छोड़ो ना, आई एम सॉरी इतनी रात को तंग करने आ गया। दरअसल बैंक के कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं जिसमें तुम्हारे साइन चाहिए। कैथरीन तीखी आवाज में जवाब देती है, मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली, कह देना अपने अय्यास दोस्त से। जग्गी कुछ देर चुप रहता है, फिर मूड हल्का करने के बहाने से बोलता है, चलो मेरे लिए एक ड्रिंक तो बना दो। कैथरीन उसके लिए ड्रिंक रेडी कर देती है, लेकिन ये ड्रिंक जग्गी खुद नहीं पीता। ग्लास लेकर वो कैथरीन के पास आता है, उसे इमोशनली कंसल्ट करने का नाटक करता है और जानबूझकर उसकी बॉडी पर ड्रिंक गिरा देता है। पूरी ड्रेस भीग जाती है। कैथरीन इरिटेट होकर तुरंत अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने लगती है और पीछे से जग्गी उसे चोरी छिपे देख रहा होता है। उसकी नजर सीधा कैथरीन के बॉडी पर होती है। इधर ऑफिस में प्रिया रवि के सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स तैयार करके उसके टेबल पर रख देती हैं और कहती हैं, सर अब मैं घर जाऊं। रवि तुरंत चांस लेता है, लेकिन रवि उस रात के गंदे बिहेवियर के लिए बार बार माफी मांगता है। सॉफ्ट टोन में इंसिस्ट करता है कि आज तो मैं ही ड्रॉप करूंगा। आखिर प्रिया मान जाती हैं और उसके साथ चलने को रेडी हो जाती हैं, क्योंकि उससे भी जॉब की जरूरत है। दूसरी तरफ कैथरीन पूरी तरह नशा में डूबी है। वो बार बार जग्गी से कह रही है, एक और ड्रिंक बनाओ, और जग्गी भी उसे समझाने का ड्रामा करते हुए धीरे धीरे उसकी और करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच रवि घर लौट आता है। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में कदम रखता है, उसे जग्गी और कैथरीन का ये एंगल देख के भयानक गुस्सा आ जाता है। वो दोनों पर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मेरी पीठ पीछे तुम दोनों क्या क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में। जग्गी तुरंत सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और रवि को कहता है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, लेकिन रवि का शक अब कंट्रोल से बाहर निकल चुका होता है। रवि और भड़क जाता है और जग्गी को कहता है, मुझे अपना दोस्त कहता है और दोस्त की बीबी के साथ कब से चल रहा है चक्कर। इतना बोलकर वो जग्गी को 2 जोर जोर के घूंसे मार देता है और चिल्लाता है, निकल जा मेरे घर से। जग्गी भी ईगो में आकर रवि और कैथरीन दोनों को सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। रवि अब कैथरीन के पास आता है। कैथरीन ठंडी आवाज में कहती है, कल बात करेंगे, लेकिन रवि गुस्से में है और कहता है, आज ही बात होगी। कैथरीन ताने मारते हुए कहती है, अपनी कमजोरी मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो, तुम्हें हर रात एक नई औरत चाहिए और बात मेरे कैरेक्टर की करते हो। रवि भी कहता है, अपने 2 पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती, शराब में डूबी रहती हो। तब कैथरीन कहती है, हाँ मैं शराबी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बनाया किसने? तुमने। दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि कैथरीन रवि को उकसाने लगती है, मारना चाहते हो ना मुझे, मार के दिखाओ। रवि का पेशेंस कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। वो उसे जोर जोर से धक्का और थप्पड़ मारने लगता है। फाइटिंग में एक पल ऐसा आता है जब रवि उसे बहुत जोर से धक्का देता है। कैथरीन पीछे की तरफ झटके से गिरती है और सीधा ग्लास के टेबल पर जा पटकती है। टेबल टूट जाता है, उसका पूरा चेहरा कांच से कट जाता है और वहीं पर उसकी सांसें थम जाती हैं। रवि शौक में जम जाता है, कोने में बैठकर सोचता रह जाता है कि उसने क्या कर दिया। इसी वक्त जग्गी वापस लौट आता है। आते ही वो रवि से मजाक के अंदाज में कहता है, इतना जोर से मुक्का मारा कि मेरा जबड़ा हिला दिया, तेरा हाथ नहीं हथौड़ा है। तभी रवि कहता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने उस पर हाथ उठाया, वो कांच के टेबल पर गिर पड़ी, उसका चेहरा पूरा कट गया। जग्गी तुरंत कैथरीन के पास दौड़ता है, उसकी सांसें चेक करता है और घबरा कर बोल उठता है, हम दोनों सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, ये क्या हो गया, इसकी तो सांसें ही रुक गई, ये तो मर गई। तभी कैथरीन की मेड नैन्सी आ जाती है। सीन देखते ही वो चीख पड़ती है, आप लोगों ने मेरी मैडम को मार डाला, हम पुलिस में जाएंगे, सब बता देंगे। रवि तुरंत उस पर टूट पड़ता है, तो पुलिस में जाएगी, दोनों को अंदर करवाएंगे, तेरी जुबान खींच लूंगा मैं, ध्यान से सुन, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी और आज के बाद घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तेरा चेहरा चिर के रख दूंगा। डर के मारे नैन्सी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने लगती है। अब रवि और जग्गी सोचने लगते हैं कि लाश का क्या किया जाए। लंबी डिस्कशन के बाद दोनों फैसला करते हैं कि बॉडी को शमशान साइट के एरिया में दफनाएंगे ताकि कोई शक ही ना हो। रात के अंधेरे में दोनों कैथरीन की लाश को गाड़ी में डालकर वहाँ ले जाते हैं। तो दोस्तों ये वही सीन था जो मूवी के शुरुआत में हमने देखा था। उसके बाद वो दोनों एक सूना सा कोना चुनते हैं और कब्र खोदने लगते हैं। जब वो बॉडी को नीचे उतार रहे होते हैं
अब उन्हें लगता है कि कैथरीन के हाथ पैर हिल रहे हैं, मतलब वो अभी भी जिंदा है। जग्गी रवि से कहता है अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये सीधा पुलिस में जाएगी, इसे जिंदा ही दफनाना होगा। आज रात कैथरीन की मौत का राज उसके जिस्म के साथ मिट्टी के नीचे दफन हो जाएगा। दोनों उसे जिंदा ही कब्र में रखकर मिट्टी डाल देते हैं। वापस घर आकर वो नैन्सी को धमकाते हैं, कान खोल के सुन कि राज तू भी अपने सीने में दफना ले, वरना तुझे भी दफनाने में देर नहीं लगेगी। नैन्सी डरी सहमति सिर्फ हाँ में सर हिलाती रहती है। इधर कब्रिस्तान में दबी हुई कैथरीन अपनी पूरी ताकत से कब्र के अंदर से मुक्के मारती हैं, कॉफिन तोड़ने की कोशिश करती हैं और आखिर एक झटके से कब्र टूट भी जाती है। थोड़ी देर बाद कैथरीन को फादर के पास चर्च में देखा जाता है। वो रो रो कर कहती हैं, मैं रवि के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी, उसने मेरा क्या हाल कर दिया। उसने और उसके दोस्त जग्गी ने मेरी आंखों के सामने मेरी ही कब्र खोदी और मुझे जिंदा उस कब्र में दफनाया। चर्च में फादर कैथरीन की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। कैथरीन रो रो कर बताती है, कॉफिन में मेरा दम घुट रहा था, लेकिन न जाने कौन सी शक्ति थी कि मैंने उस कॉफिन को तोड़ दिया और उस घुटन से बाहर आ गई। फादर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आपकी हमदर्दी ने मुझे अब तक जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब की मर ही चुकी होती। फादर इतना सुनकर कैथरीन से कहता है, तुम मर चुकी हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा जिस्म मिट्टी में दफन हो चुका है। जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है ना, वो कैथरीन नहीं, कैथरीन की आत्मा है। उस कब्र के घुटन से कॉफिन तोड़कर जो बाहर निकली है वो तुम्हारी रूह है। तुम्हारा जिस्म अब भी उसी कब्र में पड़ा है। कैथरीन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती, लेकिन जैसे ही फादर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कैथरीन उसे छू ही नहीं पाती, उसका हाथ सीधा फादर के हाथ के आर पार निकल जाता है। तब उसे सच का एहसास होता है। गुस्से और दर्द में वो कहती है कि अब वो रवि को नहीं छोड़ेगी। वो रवि से बदला लेना चाहती हैं और अपने जिस्म को ढूंढने निकल पड़ती हैं। फादर पीछे से चीख कर रोकता है, ऐसी गलती मत करना, वरना तबाही आ जाएगी। ये कुदरत के खिलाफ है। एक बार रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया तो जिस्म मिट्टी हो जाता है और आत्मा ऊपर परवास कर जाती है। अगर तुमने अपने जिस्म में दोबारा दाखिल होने की कोशिश की तो तुम्हारा जिस्म जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन तुम इंसान नहीं शैतान बन जाओगी। लेकिन कैथरीन अब किसी की नहीं सुनती और अंधेरे में गायब हो जाती है। सीन कट होता है रवि के घर। फादर खुद रवि को वार्न करने पहुंचता है। वो सीधा कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है रवि, तुमने कैथरीन को मारा और उसे जिंदा दफनाया, उसे घुटन भरी मौत दी। रवि एक पल के लिए घबरा के सोच में पड़ जाता है कि फादर को इतना सब कैसे पता। फिर फादर को गुस्से में कहता है कि मैं उसे क्यों मारूंगा, हम दोनों के बीच झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद वो अपने अंकल के पास गोवा चली गई। फादर गुस्से में आकर कहता है, कितना झूठ बोलोगे, तुमने और तुम्हारे दोस्त जग्गी ने मिलकर कैथरीन को जिंदा दफनाया है। कैथरीन खुद आई थी मेरे पास, उसकी आत्मा मेरे सामने खड़ी थी और उसने बताया कि वो अपने जिस्म में वापस दाखिल होना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। फादर रवि से सीधा पूछता है, अब मुझे बताओ तुमने उसे कहाँ दफनाया है, ताकि मैं उस जगह जाकर उसकी कब्र पर ये मुकद्दस बाइबल पढ़ सकूं, होली वाटर छिड़क सकूं और उसकी आत्मा को उसके जिस्म में दोबारा दाखिल होने से रोक सकूं। रवि को फादर की बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता। गुस्से में उसे खरी खोटी सुना देता है और कहता है, आप यहाँ से चले जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। फादर जाते जाते सिर्फ इतना कहता है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना आज के बाद जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। उधर कैथरीन कब्रिस्तान में अपनी कब्र ढूंढ निकालती हैं और अपने ही जिस्म के अंदर वापस घुस जाती हैं। जैसे ही उसकी आत्मा जिस्म से जुड़ती है, वो एक खौफनाक बुरी शक्ति में बदल जाती हैं। अगले दिन रवि जग्गी को फादर जेम्स वाली बात बताता है और परेशान होकर कहता है, समझ में नहीं आता फादर जेम्स को कैसे पता चला कि हम दोनों ने मिलकर कैथरीन को दफनाया। जग्गी तुरंत याद करने की कोशिश करता है और कहता है, हम दोनों के अलावा कल रात का सच सिर्फ नैन्सी जानती है, शायद उसने ही फादर को सब बताया होगा। तभी प्रिया नोटिस करती है कि रवि गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो जग्गी से पूछती है, सर इतने टेंशन में क्यों है? जग्गी सिचुएशन कवर करते हुए बोलता है, परेशान इसलिए है कि पहले तो कैथरीन ने इसका सारा अकाउंट फ्रीज करवा दिया और कल रात इसी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बात तलाक तक पहुंच गई, उसने डिवोर्स दे दिया। ये सुनते ही प्रिया एकदम शॉक्ड हो जाती है। रात को रवि घर आकर सीधा नैन्सी पर चढ़ जाता है। मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तूने फादर जेम्स के सामने अपनी जुबान खोल दी। नैन्सी डरे हुए अंदाज में कहती है, मैंने फादर जेम्स को कुछ नहीं बताया। रवि कहता है तो फादर जेम्स को पता कैसे चला? इसी बहस के बीच कैथरीन का अंकल टॉम आ जाता है। वो रवि से कैथरीन के बारे में पूछता है। रवि झूठ बोलता है, वो यहाँ नहीं है, मुझसे झगड़ा करके आपके पास गोवा आ गई होगी। टॉम अंकल हैरान रहकर बोलते हैं, वो मेरे पास भी नहीं आई। तब भी रवि ड्रामा करता है
अगर वो आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म मत करना। अगली रात नैन्सी कमरे में सोती होती है, तभी खिड़की पर किसी चीज के जोर जोर से थपथपाने की आवाज आती है। वो आँख खोलती है तो खिड़की के बाहर कैथरीन का एबिल रूप दिखाई देता है, चेहरा कांच के जख्मों से कटा हुआ। नैन्सी घबरा के चीखने लगती है। रवि उसकी चीख सुनकर कमरे तक दौड़ता है। नैन्सी रो रो कर कहती है, मैंने कैथरीन को देखा है। रवि उसकी बातों को झूठा समझकर विश्वास नहीं करता, उसे डांट कर बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। रवि नैन्सी को बोलता है, तुम देखने जाओ दरवाजे पे कौन है, लेकिन वो डर के मारे मना कर देती है। रवि को दरवाजे के होल से झांक कर देखता है तो सामने कैथरीन का वही डरावना चेहरा नजर आता है। एकदम से वो घबरा जाता है। सुबह होते ही रवि सब कुछ जग्गी को बताता है। कल रात कैथरीन यही दरवाजे पर आई थी, उसका चेहरा पूरा कटा हुआ था। जग्गी मजाक उड़ाते हुए कहता है, जो मर चुकी है वो वापस कैसे आ सकती है, ये सब तेरा वहम है। रवि इंसिस्ट करता है, उस रात नैन्सी ने भी उसे देखा, यकीन नहीं तो उसे पूछ लो। लेकिन जब जग्गी नैन्सी से पूछता है तो वो झूठ बोल देती है कि उसने कुछ नहीं देखा। कुछ देर बाद टॉम अंकल दोबारा एंट्री लेते हैं। वो नैन्सी से कहते हैं, मैं गोवा से आ गया हूँ, कैथरीन उधर अब तक नहीं पहुँची, शायद तुम्हें कुछ पता हो, वरना तुम उसकी फोटो के नीचे कैंडल जला कर क्यों खड़ी होती। नैन्सी के दिल में सच बोलने की कसक तो बहुत होती है, लेकिन डर और धमकियों के चलते वो फिर झूठ बोल देती है कि उसे कुछ नहीं पता। अंदर ही अंदर उसे झूठ बोलने का दर्द घुटन जैसा महसूस होता है, लेकिन मजबूरी उसकी जुबान बंद कर रखती है। इतने में रवि वहाँ आता है और टॉम अंकल पर चिल्लाने लगता है, उन्हें उल्टा भला बुरा बोलता है। टॉम फिर भी उसी बात पर अड़ा रहता है, तुमने ही हमारी कैथरीन को मार डाला है। रवि उसे पागल बुढ़ा, पूरे खानदान को पागल बोलकर इंसल्ट करता है, लेकिन टॉम का एक ही डायलॉग बार बार रिपीट होता है, कैथरीन की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और तुम हो। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है रवि के बंगलों पर। यहाँ प्रिया आती है। प्रिया सीधा रवि से कैथरीन के बारे में पूछती है, क्या कैथरीन का कुछ पता चला। रवि ड्रामा करता है कि कैथरीन उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई, अब सब खत्म हो चुका है। वो इमोशनल अंदाज में प्रिया से कहता है कि अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है, क्या तुम मेरा साथ निभाओगी। प्रिया उस टाइम पे थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो भी हाँ बोल देती हैं। अगला सीन प्रिया के घर में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी माँ से कन्फेस करती हैं कि उसे रवि से प्यार हो गया है और रवि भी उससे शादी करना चाहता है। माँ तुरंत उसे टोकती है, एक शादीशुदा आदमी जिसकी बीवी लापता है, उससे शादी कैसे कर सकती हो, ये आदमी तेरी जिंदगी से खेल रहा है। लेकिन प्रिया अपने प्यार पर अटल रहकर कहती है कि रवि सच्चा प्यार करता है। उधर बंगलों में नैन्सी पर कैथरीन की आत्मा का दबाव और डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक रात वो डरे सहमे रवि को बताती है कि कैथरीन हर रात बंगलों में आती है, बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर घंटों तक उस दरवाजे को घूरती रहती है। रवि उस पर चिल्लाकर कहता है कि वो उसे झूठ बोलकर डराने की कोशिश ना करे, लेकिन असली में उसका खुद का दिमाग भी हिल चुका होता है, इसीलिए सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। वहीं वो कैथरीन की कब्र खोदने लगता है तो उसे कैथरीन की बॉडी नहीं दिखाई देता है, तो वो घबरा जाता है। तभी अचानक जग्गी भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर रवि को डांटता है, कैथरीन मर चुकी है, वो कैसे जिंदा हो सकती है, और तू आधी रात को उसकी कब्र खोदने आया है। दोनों की बहस चल ही रही होती है कि इंस्पेक्टर खान एंट्री लेता है। वो उन्हें आधी रात पुराने कब्रिस्तान में देखकर शक की नजर से पूछता है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों। रवि और जग्गी तुरंत नेचर्स कॉल या वॉशरूम जैसा चीप सा बहाना बना देते हैं। इंस्पेक्टर थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में उनसे अपनी गाड़ी को धक्का लगवाने को कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शक रवि जग्गी पर और गहरा होता जा रहा होता है। इस दौरान कैथरीन की आत्मा अलग अलग जगह अपना कहर दिखाती है। एक तरफ बाथरूम में वो प्रिया को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती हैं। प्रिया की चीखों के साथ उसके बदन में, उसके गले पर निशान पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ टॉम अंकल पुलिस स्टेशन जाकर सीधा रवि के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देते हैं कि उनकी भतीजी लापता है और जिम्मेदार उसका पति है। इंस्पेक्टर खान कंप्लेंट लेने के बाद रवि के घर आता है, उसे कैथरीन के बारे में क्रॉस क्वेश्चन करता है। रवि वही पुरानी कहानी सुना देता है, लड़ाई हुई, कैथरीन गोवा चली गई अंकल के पास, और टॉम अंकल को पागल बोलने लगता है। इस रवैये से इंस्पेक्टर का शक और गहरा हो जाता है। इंस्पेक्टर अपने टीम के साथ कब्रिस्तान पहुंचकर वही जगह देखने लगता है जहां उसने रवि और जग्गी को रात में देखा था। वो ऑर्डर देता है कि ग्रेव को खोद के देखा जाए। उसके बाद कब्र खोदी जाती है तो कॉफिन के अंदर से कोई लाश नहीं निकलती। कॉफिन के पास से कैथरीन का एक खास लॉकेट मिलता है और मिट्टी से क्लियरली पता चलता है कि कब्र नई नई बनी है। इंस्पेक्टर खान का शक लगभग यकीन में बदल जाता है, यहाँ जरूर कोई खूनी राज छुपा है। इधर प्रिया अपने घर में रवि को फोन पर बाथरूम वाले हादसे के बारे में बताती है कि किसी ने उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की। रवि उसे तसल्ली देता है कि शायद वो गिर गई होगी या उसे बहम हुआ होगा।
इसी बीच कैथरीन की आत्मा प्रिया के कमरे में आती है। फोन प्रिया के हाथ से खींचकर हवा में फेंक देती हैं। पूरा बेड ऊपर हवा में लटका देती हैं और फिर प्रिया को नीचे फेंक कर बेड को आग लगा देती हैं। प्रिया मुश्किल से अपनी जान बचा पाती हैं, लेकिन बिल्कुल टूट जाती हैं। डर के मारे प्रिया सीधा रवि के घर पहुंचती हैं। वहाँ नैन्सी उसे बड़ी मुश्किल से रोक टोक के बाद बताती है कि तुम्हारी मुसीबत का असली हल सिर्फ एक ही आदमी के पास है। नैन्सी प्रिया को एक एड्रेस देती हैं, प्रोफेसर सिद्धार्थ नाथ भट्टाचार्य का, और कहते हैं कि वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। प्रिया अगले दिन उस पते पर पहुंचकर प्रोफेसर को सारी अजीबोगरीब घटनाएं बताती हैं। प्रोफेसर मेडिटेशन में जाकर क्लियरली फील कर लेता है कि इस अनोखी शक्ति का सोर्स एक पत्नी की बेचैन आत्मा है कैथरीन, जिसका पति ही उसकी मौत की जिम्मेदार है। प्रिया को प्रोफेसर सब बता देता है कि रवि ने ही कैथरीन को जिंदा दफनाया था। आखिर में उसे पता चल जाता है कि रवि ने ही जग्गी के साथ मिलकर कैथरीन को जिंदा दफनाया था। प्रिया रवि पर टूट पड़ती है, उसे खूनी बोलती है और रिश्ता खत्म कर देती है। जग्गी यह सब चुपके से सुन लेता है और रवि को बोलता है प्रिया को रोक लो वरना वो पुलिस के पास जाएगी, लेकिन रवि मना कर देता है, जिस पर जग्गी रवि के बीच बहुत बड़ी फाइट हो जाती है और जग्गी रवि को बहुत ज्यादा चोट देता है, जिससे रवि जग्गी को काबू नहीं कर पाता। रात होते ही वो प्रिया पर हमला करता है, लेकिन कैथरीन वक्त पर आकर उसे रोकती है और जग्गी को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। उसकी मौत देखकर क्लियर हो जाता है कि अब कैथरीन सिर्फ डराना नहीं, सीधा सजा देना चाहती है। उसके बाद रवि और फादर जेम्स के पास जाते हैं हल निकालने के लिए, लेकिन फादर कहता है कैथरीन अब एक लिविंग डेड है, ना पूरी इंसान ना पूरी आत्मा, एक एविल शक्ति जो इन दोनों को जल्दी मरने नहीं देगी। वो कहता है तुमने उसे घुटन भरी मौत दी थी, अब वो तुम्हें डरा डरा के मारेगी। सच धीरे धीरे सरफेस पर आता है। गिल्ड में डूबा रवि फाइनली इंस्पेक्टर खान के पास जाकर कन्फेशन देता है, मैं और जग्गी दोनों ने मिलकर कैथरीन को जिंदा दफनाया, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। इंस्पेक्टर एविडेंस मांगता है, डेड बॉडी या आंखों देखा गवाह। लाश तो कब्रिस्तान से गायब हो चुकी है, इसीलिए रवि सोचता है कि अब एक ही गवाह बची है, नैन्सी। लेकिन कैथरीन नैन्सी को भी छोड़ने वाली नहीं। वो उसको पोजेस करके डरा डरा कर उसका मुंह बंद कर देती है, ताकि कोई भी उसकी मौत की असली कहानी प्रूव ना कर सके। इधर रवि और प्रिया घर आकर देखती हैं कि नैन्सी भी मर चुकी हैं। अब रवि के पास न लाश का सबूत है न गवाह, सिर्फ खुद का कन्फेशन। दोनों फिर जीप लेकर रिटर्न होते हैं। तभी कैथरीन उन दोनों के ऊपर भी हमला करती है। रवि जीप को स्पीड से चलाते हुए कैथरीन को जमीन पर गिरा देता है, फिर भी कैथरीन रास्ता रोक देती है और उसे बताती है कि उसकी बचने की एक ही उम्मीद है, वही पुराना कब्रिस्तान, वही कब्र जहाँ उसने उसे जिंदा दफनाया था। वापस वहाँ जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगो। रवि रात में उसी ग्रेवयार्ड में जाकर कैथरीन की कब्र के सामने गिर गिर कर माफी मांगता है, अपने गुनाह कबूल करता है, लेकिन कैथरीन रुकने वाली नहीं। वो उसे वही जख्म वापस देती हैं जो उसके चेहरे पर थे। उसको खींच तान कर उस कफिन तक ले जाती हैं। रवि टूट कर कहता है कि वो उसका गुनहगार है, लेकिन कैथरीन के लिए फैसला हो चुका है। तुमने मुझे घुटन भरी मौत दी थी, अब मैं तुम्हें वही मौत दूंगी। दोनों एक दूसरे से जूझते हुए उसी मिट्टी में धंसने लगते हैं। जमीन फट जाती है। रवि कैथरीन के साथ दूसरी कब्र में समा जाता है। इस तरह कैथरीन ने अपना पूरा बदला ले लेती है। ये फिल्म एक हंटिंग नोट पर खत्म होती है, जहाँ कैथरीन की आत्मा को इंसाफ मिल जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।